आपको पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप है जो तथ्य को कोरिलेट करते हैं, आंसर को अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि कुछ बेसिक चीज़ें इकोनॉमी का, जैसे पीटी के दरमियान भी कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, पेपर मैगजीन में पढ़ते हैं, कई सारे टर्म्स आते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा जानना है ये क्या है ना। चर्चा होता है कि डिफिसिट इतना हो गया, प्राइमरी डिफिसिट इतना हो गया, रेवेन्यू डिफिसिट इतना हो गया, है ना, क्या है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे टर्म्स निकल के आए, है ना। मंदी, अब अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही है, ग्रोथ रेट निगेटिव भी देखे हम लोग इस फेज में, निगेटिव ग्रोथ रेट देख रहे हैं। रोजगार की स्थिति खराब हो गई, सरकार ने राहत पैकेज घोषणा किया ना, एमएसएमई के लिए कई सारी चीज़ें आई। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टर्म्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको दिमाग में थोड़ा जानना है, कॉन्सेप्टलाइज करना है और मेंस में उसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम बेसिक चीज़ों को भी देखते चलेंगे, जानते चलेंगे। ऐसे ये मेंस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना पड़ेगा इकोनॉमी में, आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो। दूसरी जो चीज़ है कि यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के विभिन्न पहलू से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ही हम लोगों को पढ़ना है, वैसे तो हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन मेंस में क्या है, ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। पीटी में जब पूछा जाता है तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी पूछ देता है, लेकिन मेंस में जब भी होगी बात तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात होगी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध पहलू हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अगर बात करें तो सबसे पहले आर्थिक विकास जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, तो आर्थिक विकास से जुड़े विविध पहलू आ जाते हैं। अब आर्थिक विकास की बात होगी तो नियोजन, ये आर्थिक नियोजन ऐसा टॉपिक है कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया 65वीं में भी। जो हमारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, और इस बार तो और महत्वपूर्ण है विदेशी व्यापार, हम बात करें तो आर्थिक सुधार जिसमें एलपीजी समझते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम बात करें तो आर्थिक संस्थाओं की, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, यहाँ से प्रश्न रहता है, रहेगा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, कुछ नई संस्थाएं आई है, पेटेंट लॉ, कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ से होगा। चैप्टर जो है महत्वपूर्ण जहाँ से हम लोग को देखना है। आगे बात करें तो अभी जो है कोरोना काल में, कोरोना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जगह वैश्विक अर्थव्यवस्था भी हो सकता है, या कोरोना काल की अर्थव्यवस्था, या कोरोना उत्तर काल की अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण डायमेंशन यहाँ पे बनता है, तो वो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो अभी देख रहे हैं वो कृषि बिल को लेके घमासान मचा हुआ है पूरे देश में, बहुत महत्वपूर्ण कृषि सुधार
कृषि कानून, किसानों का आंदोलन, किसानों की समस्या, कई सारे डायमेंशन हैं, यहाँ से प्रश्न होगा। उद्योग की स्थिति जो है देख ही रहे हैं, औद्योगिक विकास गिरा है काफ़ी हाल के टाइम में, और औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। तो उद्योगों के विकास, उद्योगों के प्रोत्साहन और इससे जुड़े हुए जो आपका अभी आप देखे होंगे कि एमएसएमई का जो परिभाषा था बदल दिया गया है, उसका पैरामीटर बदल दिया गया है। पहले सर्विस सेक्टर और विनिर्माण क्षेत्र के अलग अलग क्राइटेरिया था, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और जो अन्य आधार भी थे टर्नओवर के आधार पे, उसको है जो बदल दिया गया। तो उसको लेकर के भी कई सारी चीज़ें प्रश्न आ सकता है, और पूछा गया है, शायद 65वें में पूछा है यहाँ से प्रश्न। अभी तो क्वेश्चन आएगा। एक प्रश्न यहाँ से है एमएसएमई से, एक प्रश्न है आर्थिक नियोजन से, 2 प्रश्न तो मुझे याद आ रहा है, एक प्रश्न और कहीं, ठीक है। कोरोना से है, इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स में नहीं, इकोनॉमी में नहीं होगा कोरोना से, तो ठीक है। तो ये सब कोर टॉपिक हैं या कोर एरिया हैं जहाँ से अक्सर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ अन्य चीज़ें भी बीच बीच में है जो हम देखेंगे, लेकिन कोर एरिया है ये जो 8-10 चैप्टर है आपका, वो कोर एरिया है। ये बस चैप्टर है, हर चैप्टर में आपको कम से कम 4-5-6 डायमेंशन कवर करना है। तो अगर 10 चैप्टर भी आप करें तो कम से कम 50 डायमेंशन, आपको 40-50 डायमेंशन लेके चलना होगा। तो हम लोग इसमें शुरू करते हैं आर्थिक नियोजन से, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आर्थिक नियोजन से। और बीच बीच में हम लोग फिर आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन इसलिए भी है महत्वपूर्ण कि सबको पता है 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की जो नीति थी भारत में, वो समाप्त कर दी गई। 2017 के बाद से कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई, और अब हम एक नए तरीके से आर्थिक नियोजन के रास्ते में चल रहे हैं। आर्थिक विकास की अपनी चुनौतियां हैं, नए समय में नई चुनौतियां हैं, और इस चुनौतियों के संदर्भ में ये बदलाव हुआ है। तो फिर हम जो रास्ता लेके चल रहे हैं विकास का, वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना लाभकारी है अर्थव्यवस्था के लिए, और किस प्रकार का है। मेरा है, अच्छा मेरा पे भेज दिया है, ठीक है, किसी पे देख लेते हैं। आया नहीं है। एक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सिंस 1991, और इसमें टेल है कि बिहार में कृषि उत्पादन और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यावहारिक उपाय किए जाने चाहिए। एग्रीकल्चर से प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। समझ में आ रही बात? आर्थिक सुधार टॉपिक हम बताए ना अभी। आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? 1991 में। आर्थिक सुधार ऐसे अगर एक प्रोसेस के रूप में देखेंगे तो पहले से ही चलते आ रहा है, लेकिन जिस आर्थिक सुधार की हम बात करते हैं, एलपीजी की, जो व्यापक सुधार था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया गया 1991, तो
1991 की नई आर्थिक नीति को हम व्यापक संदर्भ में आर्थिक सुधार समझते हैं, है ना। तो वहाँ से क्या बदलाव आया भारतीय अर्थव्यवस्था में, किस तरह के सुधार हुए और उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, और ये क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन की क्या रिलेवेंसी रही उसके बाद, आर्थिक सुधार अपनाने के बाद आर्थिक नियोजन की क्या जरूरत थी, क्या रिलेवेंसी थी। और दूसरा इसी में टेल है कि समझाइए किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो आप क्वेश्चन के स्तर से समझ सकते हैं कि ये कई सारे पहलू को अपने आप में समेटे हुआ है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है जैसे कि पहले पूछा जाता रहा था। 2-3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 1 आध साल पहले नहीं, खास के 60-62 से पहले, 56-59 तक या उसके पहले सीधा सीधा प्रश्न होता था और उसको आप सिंपली सीधा सीधा ही लिख सकते थे। लेकिन अब है जो ये अल्लाह, ये तो लॉक हो गया, लेकिन इनका पैटर्न नहीं पता है। देखते हैं कहीं आया। लेके जाइए, बोलिए सेंड कीजिए सर वाला पे दोबारा से। ठीक है, तो पहली बात कि आर्थिक सुधार क्या था, यहाँ पे कितना डायमेंशन निकल के आ गया। आर्थिक सुधार क्या था उसको समझना है। आर्थिक सुधार में क्या परिवर्तन हुआ, सेंड करवाइए ना। एल है, ठीक है, तो लॉग एल है, बोला तुमको पता ही होगा, हमको क्या पता उसका। ठीक है, पहली चीज आर्थिक सुधार समझना होगा, आर्थिक सुधार में क्या बदलाव आया। अब उसके बाद नियोजन की जरूरत है कि नहीं है, क्यों नहीं है, अगर है नहीं है तो प्रासंगिकता क्या बच गया। और अगला टेल प्रश्न है कि बाजार और देश, राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार से सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। स्टेट समझ रहे हैं ना, स्टेट मतलब यहाँ स्टेट मतलब क्या है, राज्य मतलब पूरा देश, नेशन। राज्य का मतलब यहाँ कोई राज्य सरकार नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब हो रहा है देश। तो जो हमारी जो एक संस्था है जिसको हम जो हमारा गवर्नेंस है, जो हमारा सिस्टम है, उसको यहाँ हम स्टेट के रूप में ले रहे हैं। तो स्टेट और मार्केट की क्या भूमिका है। मार्केट दो अलग अलग चीज़ है। अगर जैसे हम इकोनॉमी के बेसिक चीज़ों में जाएं तो शुरू में हम देखते हैं कि जब पूंजीवाद का दौर आता है तो वहाँ पे राज्य की भूमिका को कम करने की बात की जाती है। पूंजीवाद में क्या कहा जाता है, अहस्तक्षेप की नीति। एडम स्मिथ की जो लेसेस फेयर पॉलिसी थी, जिसमें कहा गया कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे अर्थव्यवस्था में। किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, बाजार के ऊपर छोड़ दीजिए। बाजार खुद ब खुद चीज़ों को निर्धारित करेगा और इस तरीके से अगर अर्थव्यवस्था हम चलाएंगे तो ये अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास को लाएगा। ये मानना था शुरू के अर्थशास्त्रियों में, और उसी के आधार पे पूंजीवाद का विकास हुआ। तो पूंजीवाद में राज्य की भूमिका नहीं होती है, किसकी भूमिका होती है, मार्केट की भूमिका होती है। यानी पूरे सिस्टम को मार्केट चलाता है। डिमांड और सप्लाई दो ही चीज़ है, डिमांड और सप्लाई चलाता है। डिमांड और सप्लाई रेगुलेट करता है कि क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो केवल डिमांड और सप्लाई तय करता है। स्टेट वहाँ कुछ नहीं है, बस केवल कोऑर्डिनेट करता है। राज्य ना उत्पादन करता है, ना उसका वितरण कर रहा है, ना लाभ कमा रहा है, वो छोड़ दिया है किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर उत्पादन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो बाजार की भूमिका पूंजीवाद में है, राज्य की भूमिका कहाँ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का टाइप, तो बेसिकली दो टाइप का अर्थव्यवस्था होता है, एक समाजवादी और दूसरी पूंजीवादी। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होगी वहाँ पे सरकार का नियंत्रण होगा मार्केट या पूरे सिस्टम के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। किसका नियंत्रण होगा, सरकार। देश के संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण होगा। प्रोडक्शन कौन करेगा, सरकार करेगी।
डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करेगी, पूरा निर्णय सरकार का होगा। मार्केट फोर्स या निजी क्षेत्र की भूमिका यहाँ पे न्यूनतम होगी या ना होगी। ये है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और इसके जस्ट विपरीत है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। वहाँ हर चीज़ किसके द्वारा चल रहा है? मार्केट के द्वारा चल रहा। सरकार यहाँ पे साइलेंट हो गया, पूरा छोड़ दिया मार्केट के ऊपर। अगर इस चीज़ का डिमांड है मार्केट में तो सरकार ये मान लेती है कि इसका उत्पादन करने वाले लोग मार्केट में खड़ा हो जाएंगे। इसका अगर डिमांड है तो उत्पादन करने के लिए खड़ा हो जाएंगे। क्यों आप उत्पादन करेंगे? बाजार की मांग को पूरा करने के लिए। आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है? आप क्यों उत्पादन करेंगे? लाभ कमाने के लिए। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है उसमें मेन इंसेंटिव फोर्स क्या है? लाभ। यहाँ लाभ कमाने की छूट है। अगर इसकी डिमांड है तो आप इसको सप्लाई कीजिए, उत्पादन कीजिए, बेचिए, लाभ कमाइए। 2 रुपया लगाइए और 4 रुपया कमाइए। सरकार यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। तो इसलिए लोग उत्पादन करने लगता है प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पे सरकार उसके ऊपर छोड़ देती है कि ठीक है आप उत्पादन कीजिए। अब 2 रुपया लाभ होगा तो बहुत सारे लोग उत्पादन करने लगेंगे। 2 रुपया लगाओ, 2 रुपया कमाओ तो क्या करेगा? सब लोग उत्पादन करने लगेगा तो क्या होगा? फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, मार्जिन, प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो घट जाएगा और अपने से कुछ लोग मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। तो ये संतुलन भी वही तय कर दे रहा है, मार्केट ही तय कर दे रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, तो किसी भी चीज़ का उत्पादन, उसका कीमत, ये सब डिमांड एंड फोर्स, यही दो जो है, डिमांड एंड सप्लाई, यही 2 शक्तियाँ हैं जो तय करता है। तो बाजार की भी भूमिका है अर्थव्यवस्था में, राज्य की भी भूमिका है। लेकिन इस तरह से अगर अर्थव्यवस्था चलता है तो इसमें कुछ समस्या भी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की जो आलोचनाएं हैं, क्या है आलोचना? सबसे बड़ी आलोचना होती है पूंजीवाद का कि इसमें संसाधनों पे निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो जाता है। उत्पादन के साधनों पे निजी क्षेत्र का नियंत्रण है और यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो खुली प्रतियोगिता को आमंत्रित करता है पूंजीवाद। जो बेस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगा, लेकिन जो बेस्ट नहीं है, जो एवरेज है या बिलो एवरेज है, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि ये प्रतियोगिता की बात करता है, ये खुली अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो वहाँ पे जिसके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, जिसके पास पूंजी बेहतर है, जिसके पास बेहतर मैनेजरियल स्किल है, वो बड़ी बड़ी कंपनी खड़ा कर देंगे और बड़ा बड़ा अथाह संपत्ति कमा लेंगे। जैसे सही है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक उदाहरण वो भी है देश में। तो एक बड़ा फर्म बना लिया, एक बड़ी कंपनी बना लिया जिसके पास अरबों खरबों का संपत्ति है, और वो कहाँ से आया? देश का संसाधन ही ना। वहाँ पे संपत्ति का बस क्या, संपत्ति तो सृजित होता है। जो भी संसाधन, नेचुरल संसाधन है, उसका जब आप उपयोग करते हैं, जैसे आप खनिज पदार्थ निकाले, जंगल से लकड़ी निकाले, पानी निकाले, यही सब चीज़ से ना आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। तो देश के नेचुरल रिसोर्स का उत्पादन करके और आप कोई चीज़ जब बनाते हैं तो वो संपत्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कच्चा लोहा आप ज़मीन से निकाले, कोयला निकाले, अब उसको साफ करके आप बना दिए इस्पात, इस्पात का मार्केट वैल्यू हो गया। अब मान लीजिए आप लाखों करोड़ों टन इस्पात बना दिए तो उसका एक बड़ा मार्केट वैल्यू हो गया। तो वो तो नेचर से हमने लिया, बना दिया, अब हम बेच के मान लीजिए पूरा पैसा हम अपने पास रख रहे हैं। तो संपत्ति जो है नेचुरल रिसोर्स का क्या हुआ, एक तरह से एक्यूमुलेशन हो गया, एक जगह जमावड़ा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो पूंजीवाद की यही समस्या है कि ये कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता को बढ़ा देता है, असमानताओं को जन्म देता है। इसका जो आधार ही है वो एक तरह से वर्ग आधारित आधार है। समझ गए बात? तो ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरे साइड में खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग बड़े बड़े उद्योगपति हो जाएंगे और कुछ लोग उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हो जाएंगे। अब उसको मजदूर कह दीजिए, एम्प्लॉई कह दीजिए, बेसिकली है तो वो कर्मचारी ही। मानसिक, आप LSW में पढ़ते ही होंगे, मानसिक श्रमिक हैं, शारीरिक श्रमिक हैं, ये श्रमिक हैं, वो श्रमिक हैं, लेकिन एक्चुअल में है वो श्रमिक ही। तो इस तरह से ये आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है। सबसे बड़ी जो आलोचना है।
संसाधनों पे निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका होनी चाहिए, ताकि सोशल जो सामाजिक जिम्मेवारियां जो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार का, वो पूरा हो। और जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो सही में मार्केट के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे टिक सके। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में सबको पता है कि हमारे यहाँ किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पूरी दुनिया में दो धारा चल रहा था। एक तरफ तो पूंजीवादी धारा थी और दूसरी तरफ समाजवादी धारा। पूंजीवादी धारा के लीडर थे अमेरिका, यूएसए, और इधर यूएसएसआर। तो दोनों तरफ जाने का ऑप्शन था, लेकिन भारत ने एक तीसरा रास्ता अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। एक प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या है भूमिका आज के समय में, आज के पर्सपेक्टिव में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का मकसद यही था कि हम दोनों के विशेषताओं को ले लें और एक मतलब संतुलन बना के चलें, राज्य और मार्केट के बीच में एक संतुलन बने। हम न तो राज्य के ऊपर पूरी चीज़ छोड़ दें और न ही मार्केट के ऊपर पूरी चीज़ छोड़ दें। तो राज्य और मार्केट के बीच संतुलन बनाने का उद्देश्य था, और ऐसा माना गया आगे आने वाले समय में, उस समय तो नहीं लेकिन बाद में यह भी ऐसा माना जाता है कि अभी के समय में सबसे बेहतर रास्ता यही है। किसी भी देश के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना के चला। भारत जैसे देश के लिए तो बिल्कुल ये माना जाता है कि बेहतर विकल्प है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जब होगी तो वहाँ पे राज्य की भी भूमिका होगी और बाजार की भी भूमिका होगी। समझ में आ रही बात ना। अब यहाँ पे दोनों का मिक्सअप है, तो दोनों का मिक्सअप होगा तो दोनों की भूमिका होगी। पूंजीवाद में उत्पादन किया जा रहा है लाभ कमाने के उद्देश्य से। मकसद, मूल मकसद क्या है? लाभ कमाना। क्योंकि निजी जो उत्पादक हैं वो क्यों लाभ उत्पादन करेंगे? अंबानी क्यों किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं? लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। कोई सोशल सर्विस करना मकसद नहीं है। लेकिन जब सरकार उत्पादन करती है कहीं भी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो केवल सरकार ही करती है, लेकिन मिश्रित में सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है। तो जब सरकार उत्पादन करती है तो उसका मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। तो वो चीज़ों को देखेंगे कि रेशनल तरीके से काम करती है, वो सब्सिडी देती है, वो लोगों को कम मूल्य पे वितरण करती है वस्तुओं का। तो उस उद्देश्य से सरकार कमाती है, समझ रहे हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसलिए बेहतर माना जाता है, खास करके भारत जैसे देश में, कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और यहाँ अगर आप निजी क्षेत्र पे चीज़ों को छोड़ दें तो शायद हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो प्रश्न आप देखे अभी कि राज्य की भी भूमिका और बाजार को भी, इशारा क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे, बात समझ में आ गई ना? कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो बेहतर विकल्प है, आपको ये बताना है ओवरऑल। या मिश्रित व्यवस्था की वजह से कैसे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो अभी सिंपल हम थोड़ा क्वेश्चन बस बता दे रहे हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा होगी इस पे। इस तरह के प्रश्न हैं आपका। इसके बाद देखिए एक और प्रश्न है आपका अगला, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। अभी ये जून में ये नई परिभाषा, लॉकडाउन के दरमियान ये एमएसएमई का नया परिभाषा दिया गया, सबको पता होगा। लॉकडाउन के दरमियान जो आपने अभी कहा कि उसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग का जो डिवीज़न था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये करना है, ये बताना है। दूसरा, इसी में दो तीन एंगल जोड़ दिया जाता है हर प्रश्न में। दूसरा है भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने। समझ में आ रही बात ना? आत्मनिर्भर भव, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान अभी शुरू किए हैं मोदी जी, सब आत्मनिर्भर बन गया है देश का आदमी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका, किन उपक्रमों की? एमएसएमई की। तो पहले तो एमएसएमई क्या है, उसकी नई परिभाषा ये बता दीजिए। दूसरा बताइए कि कैसे ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में
ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसका आलोचनात्मक आलोचना भी कर सकते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये है प्रश्न आपका। तो अब ये थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ है चीज़, पढ़ना तो आपको है। हमने कहा ही कि इंडस्ट्री में आपको इंडस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहेगा, ये सब कोर चैप्टर है। जो 10-12 चैप्टर आप देखें ना, मोर और लेस सारा प्रश्न आपका यहीं से रहना। देखने में 10 चैप्टर है लेकिन इसमें कई सारे एंगल हैं। तो ये है। उसके अलावा देखिए एक प्रश्न आपको मिल गया, एक प्रश्न मिल गया एग्रीकल्चर से, एक मिल गया आपको प्लानिंग से, एक प्रश्न मिल गया इंडस्ट्री से, और चौथा प्रश्न है बिहार में तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। अब इसको इकोनॉमी गिनिए, इसको ज्योग्राफी गिनिए, इसको बिहार स्पेशल गिनिए, जो गिनिए, समझ गए। 3 तो स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन इकोनॉमी का। तो ऐसे तो ये सेक्शन जो है जिसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों जुड़ा हुआ है, सिलेबस सबको पता ही होगा। जो जीएस सेकंड पेपर का जो सेकंड सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन पॉलिटी, प्योर पॉलिटी गवर्नेंस जो कह लीजिए, और सेकंड सेक्शन है जिसमें इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। लेकिन एक्चुअल में प्रश्न जो है वो ज़्यादातर इकोनॉमी का ही रहता है। 3 प्रश्न लिखना है, लगभग 3 प्रश्न आपको इकोनॉमी का ही मिल जाएगा। हो सकता है चारों इकोनॉमी का ही मिल जाए, नहीं तो चौथा हो सकता है कि ज्योग्राफी का मिले। ऐसा कई बहुत कम हुआ है कि 2 प्रश्न इकोनॉमी का हो और 2 प्रश्न ज्योग्राफी का। मिनिमम 3 प्रश्न रहता है इकोनॉमी से, या चारों। तो इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है इकोनॉमी को आपको जानना समझना, ठीक है। और तीसरा जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, साइंस टेक होता है। इससे हम लोग को मतलब यहाँ है नहीं, ठीक है। तो ये है आपका प्रश्नों की प्रवृत्ति, जिसमें कि आपको एक समझ भी होनी चाहिए, हर डायमेंशन को कोरिलेट करने की क्षमता होनी चाहिए, और करंट से भी अपडेट होना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि अब आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कोई प्रश्न या कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे उसी रूप में प्रश्न पूछ दिया जाए। अब थोड़ा सा रचनात्मक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है। बात कर ही रहे हैं कि 60-62 से ये चीज़ें बदलती गई है। तो ये सबसे ज़्यादा रचनात्मकता कहाँ होता है, यही है एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रचनात्मकता। थोड़ा सा पॉलिटी में होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, मोर और लेस मतलब वो दायरा बंधा हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा रचनात्मकता होगा। साइंस टेक में हो सकता है, करंट अफेयर्स में हो सकता है। ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कि आपको रचनात्मक प्रश्न मिल सकते हैं। तो तैयारी की रणनीति ये है कि आप है जो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन माइंड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से अवेयर रहें, और लिखने का अभ्यास ज़रूर करें। लिखने के क्रम में ही आपका जो है वो राइटिंग स्किल डेवलप होगा। केवल सुनने से, केवल पढ़ने से राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगी। तो ये 2-3 रणनीति अपनानी है। और जो भी चीज़ें अभी चर्चा में आती है, जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन में सबको पता है 2-3 महीने से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किन चीज़ों को लेके हो रहा है। अब इसको गहराई से आपको समझना। अब ऐसे नहीं होगा कि एमएसपी ख़त्म करने के लिए हो रहा है, यही है बात। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में अगर किसी कोई पढ़े होंगे या हम बात करें, तो सच्चाई ये है कि सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर के आया है ना, 2 नया और 1 संशोधन। तो ये तीनों कृषि कानूनों को लेकर के विरोध हो रहा है। अब ये तीनों कृषि कानून क्या हैं ये आपको जानना होगा, क्या प्रोविजंस हैं ये जानना होगा, इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के क्यों विरोध है किसानों में ये जानना होगा, सरकार का पक्ष क्या है, किस उद्देश्य से या किस मकसद से सरकार लेकर के आई, और किसान क्यों इतना सख्त विरोध कर रहे हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या समाधान या क्या रास्ता हो, क्योंकि किसान तो अड़े हुए हैं कि तीनों कानून रद्द हो। सरकार कह रही है कि नहीं, हम किसानों के हित में लेके आए हैं, हम किसानों का भलाई चाहते हैं। तो इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है। एक तरफ सरकार ऐसा मान रही है कि हम किसानों के हित में लेके आए हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं, और किसान कह रहे हैं कि हमारे हित की बात ही नहीं है। तो इसको क्या रास्ता हो सकता है। तो ये एक मतलब आपको
काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं जिसको आपको व्यापक तरीके से पढ़ना समझना। तो कोशिश करेंगे आप लोग कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इन चीज़ों पे अगर कोई एडिटोरियल आता है, कुछ लोग हो सकता है एडिटोरियल लिखने वाले कई बार बायस्ड होते हैं, कई बार लोग अपना पक्ष रख देते, लेकिन क्या है ये तो समझिएगा, क्या होना चाहिए इस पे मत जाइए, लेकिन क्या है ये समझना जरूरी है। तो आप खुद कंक्लूजन निकाल लीजिएगा कि क्या होना चाहिए, और आपको तो न्यूट्रल लिखना है। ऐसे लिखने बोलने के लिए अपने तरीके से लोग बोलता है या राजनीतिक उद्देश्य से भी बोलता है। जो मोदी जी के विरोध में है वो कहते हैं कि नहीं खराब है, जो मोदी जी के सपोर्ट में कह रहे हैं अच्छे हैं, है ना। किसान तो वहाँ भी हैं, सपोर्ट में भी किसान है ना, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छे हैं भाई, हैंडबिल बंट रहा है, वहाँ भी किसान चौपाल लग रहा है। तो आपको न्यूट्रल अप्रोच डेवलप करना है, कई जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब वर्कआउट थोड़ा थोड़ा करते रहना होगा। ये नहीं कि केवल क्लास में आप आए और क्लास किए और उसके बाद घर पे जाके मटेरियल रख दिए, है ना, और फिर जब परीक्षा है तो उसको निकाल के रट्टा मार रहे हैं, वैसे नहीं चलता है। थोड़ा थोड़ा आपको वर्कआउट हमेशा करते रहना। खास करके जो 2-3 सेक्शन मैंने बताया जीएस का जो करंट सेक्शन है, चलिए इतिहास में चल जाएगा 20 क्वेश्चन आप रट के जाइए, उसी में से 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा, लड़ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स आप अगर अभ्यास किए हुए हैं तो कैलकुलेशन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि क्रिएशन है, क्रिएशन नहीं है बल्कि कैलकुलेशन है, तो आप उसको प्रैक्टिस में हैं तो बन जाएगा। पॉलिटी में भी अगर आप ठीक ठाक डायमेंशन कवर करके जाए हैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको लगभग, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन है जहाँ पे आपको तथ्य भी जुटाना है, कॉन्सेप्ट भी रखना है क्लियर, और अपना मंतव्य भी देना है, रचनात्मकता भी दिखाना है, और यहीं से आप है जो बेहतर नंबर खींच सकते हैं, यहीं से बेहतर नंबर आप खींच सकते हैं। फर्स्ट पेपर में स्टैट पे निर्भर करता है काफ़ी कुछ, क्योंकि इतिहास जो है वो मोर और लेस लोग याद करके जाते हैं और लिख करके आते हैं लगभग, थोड़ा सा कोई अच्छा लिखा, थोड़ा सा। करंट अफेयर्स और स्टैट, वहाँ पे 2 वाइटल एरिया है। स्टैट तो ज़्यादातर छोड़ ही देता है, 70-75 नंबर के स्टैट में जनरली लड़का 35, 40, 30, 25 ऐसे बनाता है, ज़्यादातर लड़कों की जो स्थिति है। जो वहाँ पे 50-60 नंबर का अगर बना लेगा तो वहाँ पे सीधा सीधा 15-20 नंबर का लीड है। और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है उसका बेहतर तरीके से अब करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बहुत आसान नहीं पूछता है, पता है ना, उसमें भी वही क्रिएटिविटी है। तो वहाँ जो संभाल लेगा वो भी कोरोना से 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड था, कोरोना से पूछा तब तो एक्सपेक्टेड था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं आर्थिक नियोजन को लेकर के। अब देखिए ये जो है ना शब्द, छोटे छोटे कई सारे शब्द हैं, उसका आप इंग्लिश पढ़ लिया कीजिए। कई बार हिंदी को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप इंग्लिश टर्म को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे 2-3 शब्द अक्सर उपयोग में आएगा। एक आएगा डिस्कस, अब हिंदी में कई बार व्याख्या लिख देता है, चर्चा करें, है ना, व्याख्या करें, कई सारे टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन डिस्कस का मतलब है कि आप जो चीज़ है उसको आप विस्तार से उसका वर्णन कर दें, है ना। उसके बाद कई बार आएगा आपको टर्म यूज होगा इवेलुएट, इवेलुएट शब्द आता है ना, मूल्यांकन करें, या क्रिटिकली इवेलुएट शब्द आएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करें। तो इवेलुएट शब्द जैसे ही आता है वो क्रिटिकली हो या ना हो, सिंपल सी बात है। जैसे ही मूल्यांकन की बात आ रही है तो मूल्यांकन जब भी होगा तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की चर्चा करने के बाद ही मूल्यांकन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो इंग्लिश टर्म को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसे जो आप बोल रहे हैं क्या आलोचनात्मक, या वो जनरली उसी शब्द के लिए इवेलुएट, मूल्यांकन। हाँ बोलिए। हाँ नहीं बैठ के बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आलोचना और आलोचना अगर देखें तो लगभग मीनिंग एक ही है। आलोचना में भी गुण और
जो उसको बताया जाता है उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन समालोचना में क्या होता है ना, गुण और दोष को और व्यापक दृष्टिकोण से बनाया जाता है और गहराई में जाके उसको उसी गुण और दोष को मतलब कि बताया जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम जो आप बता रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ है, जैसे अगर आप जैसे आलोचना या समालोचना को अगर हम लिटरेरी तरीके से देखें तो जो इन्होंने कहा वो बात है कि उसका अर्थ क्या है, तो ये है आलोचना और समालोचना। तो आलोचना में आप चीज़ों को बताते हैं, उसका गुण दोष का विवेचन करते हैं। समालोचना में भी गुण दोष का विवेचन करते हैं, लेकिन वो उसका दायरा थोड़ा सा और व्यापक हो जाता है। तो और अंत में, लेकिन जब हम यहाँ लिखते समय इन शब्दों से गुजरते हैं तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आलोचना समालोचना जब भी आता है तो आप उसके गुण दोषों या नकारात्मक सकारात्मक पक्षों की चर्चा करते हुए आप अपना एक छोटा सा मंतव्य या एक कंक्लूजन आप वहाँ पे ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंग्लिश टर्म को पकड़ना है, हिंदी में कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आर्थिक नियोजन की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ देखते चलते हैं, है ना, उसके बाद आ जाएंगे। तो आर्थिक नियोजन क्या है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से बनाते चल सकते हैं, अपना एक फुटनोट्स भी बना सकते हैं, इसे हम लिखवाएंगे। आर्थिक नियोजन क्या है, सबसे पहली बात, कई बार ऐसे सिंपल प्रश्न आ जाएगा आर्थिक नियोजन को परिभाषित करते हुए, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता का उल्लेख करें या आर्थिक नियोजन की ज़रूरत की चर्चा करें। तो आर्थिक नियोजन अर्थव्यवस्था को चलाने या उसको नियमित करने, रेगुलेट करने का एक तरीका है। अर्थव्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाना, हाँ, अर्थव्यवस्था को चलाने या रेगुलेट करने का एक तरीका है, सिस्टम है, एक व्यवस्था। और आर्थिक नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो मूलतः समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर के ही आया था, और दुनिया में पहला देश यूएसएसआर था जिसने आर्थिक नियोजन को एक आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में अपनाया। ऐसे टेक्निकली हम देखें तो उससे पहले अमेरिका में आर्थिक नियोजन को अपनाया जा चुका था, लेकिन वो एज ए होल या राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक विकास के इक्विपमेंट के रूप में नहीं था, बल्कि एक सिंपल एक योजना को लेके था, या कहिए कि एक खास क्षेत्र के विकास को लेके था। टीवीसी, टेनेंसी वैली कॉरपोरेशन, वहाँ एक योजना इम्प्लीमेंट की गई थी जिसमें आर्थिक नियोजन को हम कह सकते हैं कि जगह दी गई थी। दे आइए, आर्थिक नियोजन को जगह दी गई थी। लेकिन हम आर्थिक विकास के एक सिस्टम के रूप में या आर्थिक विकास के एक मॉडल के रूप में जब आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो सोवियत रूस से इसकी शुरुआत हुई, और जैसा कि हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियोजन का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि राज्य के नियंत्रण में संसाधनों को रखते हुए अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। उनका चूँकि समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे चलती है, सबको पता है सोवियत रूस में पहला क्रांति हुआ मार्क्स के विचारों पर आधारित, और मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद क्या है, शोषणकारी व्यवस्था है, पूंजीवाद अपने अंतर विरोधों से ही ध्वस्त हो जाएगा। इसने समाज में दो वर्ग बना दिया है, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। श्रमिकों का शोषण करके पूंजीपति अपना संपत्ति बनाते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसमें कहा कि उत्पादन जब होता है तो उत्पादन से जो वैल्यू क्रिएट होता है, जैसे हमने अभी कहा ना कि इस्पात बनेगा, तो इस्पात से जो मूल्य सृजित होगा वो मूल्य किसका होगा, तो पूंजीवादी व्यवस्था में ये पूरा का पूरा मूल्य है जो वो पूंजीपति हड़प लेता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस पे तो सबसे ज़्यादा अधिकार मजदूरों का बनता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्स वहाँ यूज हुए वो कोई भी जीवित सोर्स नहीं था। हमने कोयला निकाला, लोहा निकाला, जितनी भी चीज़ें निकाली वो प्रकृति से निकाली, और उत्पादन के रूप में ढालने में सबसे सक्रिय भूमिका निभाया श्रमिकों ने। मशीन भी कहें तो निर्जीव चीज़ है, मशीन का भी योगदान था, लेकिन वो निर्जीव चीज़। सजीव रूप से सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया, श्रमिकों ने।
लेकिन श्रमिकों को थोड़ा सा पैसा दे दिया गया, मान लीजिए वेतन दे दिया गया या दैनिक मजदूरी दे दी गई, और पूरा का पूरा लाभ है जो कौन हड़प लिया? पूंजीपति। तो यहीं से असमानता का जन्म होता है। तो इन्होंने कहा कि ये पूरा सिस्टम ही असमानता और शोषण पर आधारित है, इसलिए इस सिस्टम को ख़त्म हो जाना चाहिए, और मजदूरों का आह्वान किया कि इसको ख़त्म आप कर दीजिए, दुनिया के मजदूरों एक हो। फेमस नारा था कार्ल मार्क्स। तो उसके बाद कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बाद पहली क्रांति जब होती है सोवियत रूस में, तो उसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की नींव रखी जाती है, और सोवियत रूस ने पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग को लॉन्च किया। गॉस योजना के रूप में ये लॉन्च हुई। तो दुनिया में आर्थिक नियोजन का मॉडल देखा गया। अब कुछ वर्षों में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो सोवियत रूस के देखा देखी कई अन्य देशों में भी ये चीज़ें लागू हुई। कुछ पूंजीवादी देशों ने भी अपने को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित करते हुए आर्थिक नियोजन को अपनाया, जैसे फ्रांस था। फ्रांस ने वो पूंजीवादी देश था, लेकिन पूंजीवाद से अपने को मिश्रित कर दिया, और मिश्रित होने के बाद उन्हें आर्थिक नियोजन को अपनाया। भारत उसी समय आज़ाद हुआ, तो भारत के सामने भी हमने चर्चा किया कि दोनों ऑप्शन थे, लेकिन भारत ने अल्टीमेटली न तो पूर्णतः समाजवादी न पूर्णतः पूंजीवादी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, और परिस्थितियों के हिसाब से कहा जा सकता है कि उस समय के लिए बेहतर निर्णय था, क्योंकि आज दुनिया देख रही है कि फिर हम है जो कहीं ना कहीं उसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त मान रहे हैं। तो आर्थिक नियोजन हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन देश के जो संसाधन हैं और उसके विकास का जो प्रारूप है उसको लेकर के एक व्यवस्थित तरीका है, एक व्यवस्थित सिस्टम है, एक व्यवस्थित वे है, जिसके आधार पे हम उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, है ना। शुरू हुआ कैसे? स्पेसिफिक फीचर है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का, शुरू हुआ सोवियत रूस से। क्या है विशेषता इसमें? तो विशेषता आर्थिक नियोजन में होता है ये कि बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था ये। जब सोवियत रूस जब इसको अपनाया तो कैसा था? अब इसमें कई टाइप हो गए, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। नियोजन के कई प्रकार हो गए, लेकिन उस समय जो नियोजन था वो बेसिकली केंद्रित नियोजन की बात हो रही है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात हो रही है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होगा कि पूरे देश का संसाधन एक संस्था के हाथ में दे दिया गया। मान लीजिए कि वो भारत में आर्थिक योजना आयोग था, वहाँ पे हो सकता है केंद्रीय नियोजन समिति हो, कुछ ऐसी संस्था है, देश का एक संस्था है जिसके पास देश का संसाधन है, और वो देश की ज़रूरतों के हिसाब से योजना बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसकी प्रगति की समीक्षा करता है, वो देखता है कि 5 साल में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे एक व्यवस्था होगा, एक संस्था होगी जो पूरे देश के संसाधनों का आकलन करेगी, देश की ज़रूरतों के हिसाब से योजना बनाएगी, और फिर वो उसको लागू करेगी, एक सर्टेन टाइम में उसको अचीव करने का प्रयास करेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये विकास का एक व्यवस्थित और सुनियोजित प्रयास है। कोई चीज़ जैसे होता है ना, कोई चीज़ ऐसे घटित हो गया, अच्छा चलिए ठीक है, जैसे कई लोग होता है लाइफ को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं करते, अक्सर सुनते हो अरे मेरा लाइफ को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब चलो जैसे चल रहा है, जो घटित हो गया चलो ठीक है, मतलब रैंडमली जो घटित हो जाए, हमको कुछ उसको प्लान्ड नहीं करना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी लगभग उसी तरह से है, वो एक तरफ से रैंडमली चल रहा है, मार्केट पे छोड़ दिया वो अर्थव्यवस्था जिस रूप में जैसे शकल लेके जितना विकास करे, ज़्यादा करे कम करे, सरकार को उसमें उसको कुछ मतलब रास्ता नहीं बनाना है, उसको कुछ दिखाना नहीं है। लेकिन ये क्या है? प्लान करके आर्थिक विकास को पाना। हम प्लान कर ले रहे हैं कि हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, हम पहले से ये अनुमान लगा रहे हैं कि इतने लोगों को शिक्षा देना है, इतने लोगों को स्वास्थ्य देना है, इतना सड़क बनाना है, इतना बिजली देना है ना, या कोई देश इस सब लेवल से ऊपर उठ गया तो ऊपर की चीज़ होगी, वहाँ बुलेट ट्रेन चलेगा, वहाँ पे और ऊंची सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन जो देश जिसको मतलब प्राथमिक मानता है, जिन ज़रूरतों को प्राथमिक मानता है, उसको वो प्राथमिकता देते हुए और अपने रिसोर्सेस के आधार पे योजना बना करके उस पर काम करेगा और सर्टेन टाइम में उसको अचीव करने का प्रयास करेगा।
तो हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन जो है वो आर्थिक विकास को व्यवस्थित तरीके से या सुनियोजित तरीके से पाने का प्रयास है या पाने की पद्धति है। तो उस समय जब आर्थिक नियोजन आया शुरू में, तो ये नियोजन शब्द आर्थिक ही है ऐसा मान लिया गया, लेकिन एक्चुअल में बाद में इसका बड़ा ही व्यापक अर्थ लिया जाने लगा। आज नियोजन केवल आर्थिक नहीं होता है, आज सामाजिक नियोजन भी होता है, सोशल प्लानिंग भी होता है। और प्लानिंग शब्द का तो इतना बड़ा उपयोग हो गया कि लोग फैमिली प्लानिंग भी कर दिया, प्लानिंग में जोड़ दिया गया ना फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग यानी कि आप कितना बच्चा लाना चाह रहे हैं इसका भी प्लानिंग कर लीजिए। और दुनिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग अपनाने वाला देश भारत ही है। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग अपनाने वाला देश भारत है, घोषित रूप से, है ना। उसके बावजूद हमारे देश की आबादी आज़ादी के बाद से 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो प्लानिंग का मतलब ही है कि किसी भी चीज़ को सोच समझ के करना, व्यवस्थित रूप से करना। समझ में आ गई बात। नियोजन का सिंपल, एकदम सिंपल अर्थ समझिए, ताकि आपको वहाँ पे लिखने में कोई कठिनाई ना हो। सिंपल अर्थ है नियोजन का कि किसी भी काम को सोच समझ के प्लान करके करना। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, तो आप मार्केट भी जाते हैं तो आपका एक प्लानिंग होता है। सामान लाने जा रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपये आप लेके जा रहे हैं, और क्या क्या सामान लाना ये लिस्ट लेके जा रहे हैं। मान लीजिए वहाँ किसी चीज़ का दाम ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे, एक प्लानिंग है आपके दिमाग में, या तो उसका मात्रा कम कर देंगे या उसको अगले टाइम के लिए अवॉइड कर देंगे, कल खरीद लेंगे। तो वहाँ भी आपको अपने बजट के साथ एक प्लानिंग बैठाना पड़ेगा। उसी तरह से सिंपल है कि कोई भी देश के पास जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, उसको वो विकास में कैसे उपयोग करता है, किस चीज़ को प्राथमिकता देता है, किस चीज़ को कम प्राथमिकता देता है ना। तो यही है आपका प्लानिंग। समझ में आ गई बात। तो ये या तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये चलेगा या कहाँ चलेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अब बात इस पे कर लें हम लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं अपनाया जाता है या नहीं अपनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो किस कॉन्सेप्ट पे है, वो मार्केट के कॉन्सेप्ट पे है, वो बाजार अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। कई बार प्रश्न ये भी पूछ देगा कि बाजार अर्थव्यवस्था में, तो बाजार अर्थव्यवस्था कह दे तो क्या है, पूंजीवादी। तो पूंजीवाद जो है वो मार्केट इकोनॉमी है, और मार्केट इकोनॉमी किस पे चल रहा है, मार्केट फोर्स पे चल रहा है, बाजार की शक्तियों के आधार पे वो चल रहा है। वहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं है अर्थव्यवस्था में। वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया है कि जिस चीज़ का उत्पादन हो, जितना उत्पादन हो, उसका लाभ जितना जिसको मिलना है वो मिले, बाजार ही तय करेगा सारा चीज़। तो वहाँ पे तो ये इसलिए नहीं होगा कि वैसे इसको जब लाना होगा तो उन चीज़ों में सरकार को हस्तक्षेप करना होगा ना, क्योंकि आर्थिक नियोजन में क्या होगा, ये तय करेगा कि हमको इतना पैसा शिक्षा पे खर्च करना है, इतना पैसा स्वास्थ्य पे खर्च करना है। ये तय करेगा कि हमको भाई इसका उत्पादन नहीं करना है और इसका उत्पादन नहीं करना है। मान लीजिए कि जहाँ पे प्लानिंग लागू है, ये तय किया जाता है कि इसका उत्पादन नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली है। हम चौक से लिखेंगे, हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है कि इसका उपयोग किया जाए। हम कार का उत्पादन नहीं करेंगे, हम साइकिल से चलेंगे। हमारे देश के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि हम व्यक्ति को कार पे चलने की छूट दे दें। तो कंजम्पशन को भी रेगुलेट किया जाएगा वहाँ पे। जब ये होगा तो सरकार हर जगह हस्तक्षेप करेगी, केवल उत्पादन वितरण में नहीं, कंजम्पशन में भी हस्तक्षेप करेगी। कंजम्पशन हस्तक्षेप करेगी तब ना उस हिसाब से उत्पादन होगा। कंजम्पशन को फ्री कर दीजिएगा तो कंजम्पशन वाला तो कहेगा कि हमको ये दीजिए, जिसके पास पैसा है वो इन चीज़ों का डिमांड करेगा। लेकिन वो उत्पादन तो सरकार करेगी नहीं, वो तो प्रायोरिटी देखेगी कि किस चीज़ का उत्पादन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर हो। तो इसीलिए वहाँ कंजम्पशन को भी कंट्रोल किया जाएगा, ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों का उत्पादन नहीं किया जाएगा, जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है उसका उत्पादन किया जाएगा। लेकिन पूंजीवाद में किसका उत्पादन होगा, उत्पादक ये चाहता है कि जिसमें ज़्यादा लाभ हो उसका उत्पादन वो करेगा। समझ रहे हैं बात, जिसमें ज़्यादा लाभ होगा उसका उत्पादन करेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें हैं, उसका उत्पादन ये लोग नहीं करते हैं।
बजट तो आएगा ही, नियोजन नहीं होने का मतलब ये थोड़ा है कि बजट नहीं आएगा। नियोजन नहीं होने का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार जो है वो उत्पादन की गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारी नहीं करेगी। उत्पादन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर उत्पादन करेगा तो टैक्स देगा, सरकार टैक्स लेगी ना, सरकार कैसे चलेगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रेवेन्यू तो सरकार को चाहिए ना, तो रेवेन्यू होगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स कौन देगा? टैक्स देगा उत्पादन जो करेगा वही ना टैक्स देगा। तो आप प्राइवेट सेक्टर हैं, आप उत्पादन करें तो सरकार टैक्स देगी, सरकार टैक्स के आधार पे अपना जो जरूरत चीज़ें हैं वो करेगी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी को वहाँ सीमित कर लेता है, समझ गए बात ना? सरकार जिम्मेवारी को सीमित कर लेता है। सरकार उस टैक्स से बेसिक काम करेगा, गवर्नेंस देगा आपको, या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे थोड़ा काम कर दे, थोड़ा स्वास्थ्य पे काम कर दे, रोड बना दे, इतना ही करेगा। वो हर चीज़ के लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा। वहाँ पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निजी क्षेत्र पे छोड़ देता है और अपने ऊपर कम से कम जिम्मेवारी लेता है। समझ में आ गई बात? तो रेवेन्यू तो आएगा ही, वहाँ भी रेवेन्यू आएगा, बिल्कुल आएगा। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उसी हिसाब से रेवेन्यू तो सरकार के हाथ में है ना। कहेगा कि हम 30% लेंगे टैक्स आपसे, तो उत्पादन करने वाले को 30% टैक्स देना है। कहेगा नहीं 50% लेंगे, तो 50% देना ही तो पड़ेगा ना। सरकार के बाहर तो नहीं ना प्रोड्यूसर, सरकार के बाहर तो प्रोड्यूसर नहीं है ना, उत्पादक जो भी है वो तो सरकार के नियमों के तहत ही ना काम करता है। तो वहाँ पे वो समस्या नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन में, इसलिए पूंजीवाद में ये आर्थिक नियोजन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हस्तक्षेप का जो कॉन्सेप्ट है उसी को थ्योरेटिकली माना नहीं जा रहा, वो अहस्तक्षेप पे चल रहा है। और यहाँ पे चाहिए सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, इसीलिए कभी भी ये नहीं होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसलिए सक्सीड हो जाता है क्योंकि ये बीच बीच का है, बीच बीच का है। यहाँ पे हमने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे मार्केट को भी अपने तरीके से काम करने का स्पेस छोड़ दिया जाता है और दूसरी ओर सरकार भी अपने तरीके से काम करती है। यानी उत्पादन के क्षेत्र में एक तरफ सरकार भी काम करे, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर भी काम करे। और भारत का एग्जाम्पल्स आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ हर चीज़ आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलेगा। नबार्ड पे अभी नहीं आइए, हम जो अभी बात करें उस पर पहले चर्चा करें। तो जैसे हमने कहा कि भारत में दोनों आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों चीज़ें एक साथ मिलेगी, ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे स्कूल प्राइवेट स्कूल सरकारी, अस्पताल प्राइवेट अस्पताल सरकारी, जमीन प्राइवेट जमीन सरकारी, बस प्राइवेट बस सरकारी, दिखता है। तो यहाँ हर चीज़ दोनों मिलेगा, सरकारी भी मिलेगा और प्राइवेट। अब पूंजीवाद में चले जाएंगे तो आपको सरकारी नहीं मिलेगा, हर चीज़ प्राइवेटे मिलेगा। समझ में आ गई बात? वहाँ प्राइवेट सरकार बस नहीं चलाएगी, जिसको चलाना है प्राइवेट सेक्टर का इंटरप्रेन्योर जो है वो चलाएगा, बस चलाएगा, रेल भी चलाएगा, हवाई जहाज़ भी चलाएगा, सब वही चलाएगा। यहाँ भी वही आने वाला है। तो ये होगा कि वहाँ पे आपको सरकारी चीज़ें काफ़ी कम दिखेगी, सरकार की भूमिका आपको बहुत कम दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? अगर आप समाजवादी में चले जाइएगा तो वहाँ पे प्राइवेट कम दिखेगा, वहाँ हर चीज़ सरकारी दिखेगा। स्कूल तो केवल सरकारी, अस्पताल तो केवल सरकारी, आपका बस तो केवल सरकारी, ट्रेन तो केवल सरकारी, हवाई जहाज़ तो केवल सरकारी। जहाँ भी जाइए प्राइवेट सेक्टर की भूमिका नहीं है, क्योंकि सब काम सरकार करता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिए हुए। तो ये सिस्टम है दोनों का। अब हम लोग कहाँ पे हैं? बीच में। अब समस्या यहीं पे है। अब ये जो है पूरा का पूरा संतुलन का मामला है, बीच में है तब तक तो ठीक है। अब कहीं हमको अच्छा लगा जब, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब उधर वाला अच्छा लगता है तो कभी उधर घूम जाते हैं या झुक जाते हैं, और कभी इधर वाला अच्छा लगता है तो इधर घूम जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 1970 के दशक में भारत जो है वो समाजवाद की ओर झुक गया। इंदिरा गांधी के रीजन में जब SSR से जब मैत्री संधि हुई और जब उस समय वर्ल्ड लेवल पे शीत युद्ध का दौर था, तो रसिया ने भारत को काफ़ी सपोर्ट किया कई सारे सेक्टर में, न सिर्फ सामरिक क्षेत्र में बल्कि औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए भी। तो उस समय, और उस समय चूँकि उस समय के नेताओं का मकसद भी था समाजवादी अर्थव्यवस्था, शुरू से ही हम लोग समाजवाद के प्रभाव में थे।
जब से राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में जब से सुभाष और नेहरू, यानी नया वाला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पुराना नेहरू नहीं, हाँ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष का जब से आगमन हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में, तो हम लोग समाजवाद से ज़्यादा प्रभावित हो गए और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी समाजवादी उद्देश्यों से प्रेरित हो गया। उसी समय से हम लोग समाजवाद की ओर झुके हुए थे, इसीलिए जब शायद देश स्वतंत्र हुआ तो सीधे सीधे समाजवाद अपनाने का तो हिम्मत नहीं था, लेकिन हमने समाजवादी उद्देश्यों को जरूर अपनाया। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए इसमें से कुछ चीज़ें ऐसा भी है कि आपको संविधान से कोरिलेट करके पढ़ना है। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा भारत के संविधान को भी जानना समझना पड़ेगा। तो भारत के संविधान का संविधान की मूल भावना क्या है? जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि ये ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जहां पर कि सबका अधिकतम कल्याण हो सके, और वो व्यवस्था क्या है? समाजवादी व्यवस्था। शुरू में समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ नहीं था प्रस्तावना में, सबको पता है। बाद में इसको इन्फेसिस करने के लिए जोड़ दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भारत समाजवादी उद्देश्यों से प्रेरित नहीं था। हमारा संविधान, हमारा पूरा सिस्टम समाजवादी उद्देश्यों से शुरू से ही प्रेरित था। हमको इसलिए आप देखेंगे कि जब आप डीपीएसपी में जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जब जाएंगे, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो ये बताता है कि सरकार को कैसे शासन करना है, सरकार को अपनी पॉलिसीज कैसे बनानी है, यानी उस पॉलिसी का उद्देश्य क्या होगा, सरकार जो भी कानून या नियम बनाती है उसका अल्टीमेट मकसद क्या होगा, ये कौन बताता है? नीति निर्देशक तत्व। तो वो एक टॉर्च बियरर के रूप में रख दिया गया है कि भाई जब भी आप अपना कानून बनाइए तो इसमें झांक लीजिए कि ये क्या कह रहा है, और उसी आईने में आप देख करके कानून बनाइए। चेहरा साफ कर लीजिए, दाढ़ी बढ़ाने से खाली काम नहीं चलेगा, तो वो देख के आपको कानून बनाना। लेकिन अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के मूल भावनाओं से आप दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया और हम लोग समाजवाद की ओर थोड़ा झुक गए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को कहाँ पहुँचना था? समाजवादी उद्देश्यों पे। सीधे सीधे हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य क्या था? वहीं पे पहुंचना जहां पे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना करके पहुंचते, यानी एक ऐसा समाज, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे सबका समान अवसर उपलब्ध हो, सबको अपने आजीविका का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके, सबके साथ न्याय हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, देश के संसाधनों पे सबका अधिकार हो। एक ऐसी व्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य था संविधान में, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही समाजवादी लक्ष्यों को पाने का प्रयास किया। रास्ता भले मिश्रित था, लेकिन लक्ष्य कहाँ था, निगाहें कहाँ थी? उसी समाजवादी उद्देश्य को पाना। तो थोड़ा सा उस समय हम लोग का झुकाव ज़्यादा हुआ। 90 का दौर आया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, है ना, सोवियत संघ का विघटन हो गया, समाजवादी धड़े को लीड करने वाला कोई देश नहीं रहा। कई सारे समाजवादी देश ने समाजवाद को छोड़ करके मिश्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद को अपना लिया। तो भारत में भी ये बात आई कि भाई अब हम लोग कैसे चलें। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आर्थिक सुधार लाया गया। भारत की स्थिति भी वैसी हो गई थी उस समय 90 के दशक में। हमारा भुगतान संतुलन काफ़ी प्रतिकूल हो गया था, देश के ऊपर काफ़ी कर्ज था, महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, है ना, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं था। तो इन विपरीत परिस्थितियों में भारत को भी आर्थिक सुधारों को अपनाना पड़ा। हम लोग उस पर डिटेल चर्चा करेंगे जब आएंगे आर्थिक सुधार पे, तो कि किन परिस्थितियों में भारत में आर्थिक सुधार अपनाए गए। तो भारत में आर्थिक सुधारों को जब अपनाया गया तो हम लोग जब नई आर्थिक नीति को लेके आए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लेके आए, तो वहाँ फिर झुकाव किधर हुआ मेरा, हम लोगों का। अब वहाँ पे एलपीजी आने के बाद हम लोगों का झुकाव फिर से हुआ पूंजीवाद की। वो समाजवादी तरीके से दूर था। क्यों? क्योंकि हम विदेशी पूंजी को खोल रहे थे, हम निजी क्षेत्र के लिए अपने उद्योगों को खोल रहे थे,
हमारे जो सरकारी उद्योग थे उसको विनिवेश कर रहे थे, बेच रहे थे। प्राइवेट सेक्टर को हम है जो बुला रहे थे। जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को काम करने की इजाज़त नहीं थी वहाँ भी हमने निजी निवेश को इजाज़त दे दी। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी आ सके, और ज़्यादा जब पूंजी आएगा तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक होगी। तो हम वहाँ पे फिर से झुके कहाँ पे? पूंजीवाद की ओर। और ये झुकाव है जो बढ़ता गया, ये झुकाव धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये झुकाव है जो अब अपने चरम की ओर जा रहा है। अब ये झुकाव और चरम की ओर जाएगा तो हम अब समाजवादी केवल कहने के लिए रह जाएंगे, नारा केवल रह जाएगा हमारे देश में समाजवाद। एक्चुअल में हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे अब? क्योंकि अगर आप बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें भी अगर आप निजी क्षेत्र को, उसको भी अगर आप निजी क्षेत्र पे छोड़ देंगे तब तो फिर समाजवाद नारा ही रह गया ना। तो ये चीज़ है। तभी हम लोग इधर की ओर चल रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक जाते हैं, क्या सीन रहता है। समझ में आ गई बात? तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन किस तरीके से भारत में लाया गया, किन उद्देश्यों को लेकर के लाया गया, बात समझ में आ रही है? कई बार पूछ देता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। जैसे इसके पहले एक जस्ट प्रश्न पूछा था शायद 64वीं में कि भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। वो प्रश्न एक्सपेक्टेड था 62वीं से ही, लेकिन 64वीं में जाके पूछा। उसको 62वीं के लिए ही मैंने पढ़ाया था। क्योंकि 17 में पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, हमने प्लानिंग के स्वरूप को बदल दिया है। तो जो पहला 5 ईयर प्लान लागू हुआ 1951 में और अंतिम रहा 2017 में, तो इन 66 सालों में भारत ने क्या पाया, क्या खोया, ये तो जानना जरूरी था। प्रश्न तो बनता ही था कि 66 सालों में जो हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई और 7 एक वर्षीय योजनाएं चलाई, इसका क्या आउटपुट रहा। तो उपलब्धियों का मूल्यांकन, वो प्रश्न 64वीं में पूछा गया था। तो उपलब्धियों का मूल्यांकन जब भी होना था तो वो ये इसी उद्देश्य या लक्ष्य के आलोक में ही होना है। कैसे आप करें ये जानेंगे कि क्या उपलब्धि रहा? क्योंकि जब हम शुरू किए थे तो हमारा कुछ लक्ष्य था ना, हम कुछ लक्ष्य लेकर के चले थे। जब आर्थिक नियोजन को अपनाए थे तो कुछ लक्ष्य या उद्देश्य लेकर चले थे कि नहीं चले थे? और 66 सालों में हम उस लक्ष्य की ओर कितना बढ़े, यही ना मूल्यांकन हुआ। हम कहेंगे कि इन लक्ष्यों को लेकर के चले और 66 वर्षों में हम इन लक्ष्यों की ओर इतना बढ़े या इतना पहुँचे यहाँ तक। अगर पूरी तरह से पहुँच गए तो पूर्ण सफल रहा, अगर बहुत कम पहुँचे तो असफल रहा, अगर बीच तक पहुँचे तो आंशिक। तो आपको निर्णय देना है, वहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो अब आपको देखना होगा कि हम किन लक्ष्यों को लेकर चले थे। तो आर्थिक नियोजन जो शुरू हुआ था तो कुछ लक्ष्य को लेकर के शुरू हुआ था, और वो लक्ष्य क्या थे? देश को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को आजीविका उपलब्ध कराना, बेरोजगारी खत्म करना, देश में है ना आर्थिक विषमता को समाप्त करना, गरीबी का उन्मूलन करना। ये सब कोर लक्ष्य थे हमारे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन को अपनाया गया था। इन कोर अब जब हम मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि इन कोर लक्ष्यों के संदर्भ में क्या हमारी उपलब्धि रही। तो आंकड़ा भी आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आर्थिक नियोजन कुछ लक्ष्यों को लेकर के अपनाया गया था, और ये लक्ष्य इस तरह से थे। 4-5 ये महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। ठीक है। अब दूसरी जो बात है यहाँ पे कि आर्थिक नियोजन के कुछ टाइप्स हैं, स्वरूप हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण स्वरूपों को थोड़ा थोड़ा आप जान लें। वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है विगत वर्षों में। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि एक होता है केंद्रित नियोजन और दूसरा होता है विकेंद्रित नियोजन। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे प्रश्न पूछा जा चुका है 60-62 में, और
नियोजन के स्वरूप को लेकर के पहले भी कई बार प्रश्न पूछा गया। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है? नाम सुने हैं? बताइए। एक जगह से बोलने दीजिए एक आदमी को। एक जगह से सर मतलब साधन और उत्पादन के जो वितरण होता है एक जगह से नियंत्रित करना, और जैसे वो विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग, जैसे केंद्र में अलग, राज्य में भी अलग। तो भारत का जो नियोजन था वो कैसा था या कैसा है? विकेंद्रित है, क्योंकि सर देश के लिए सब केंद्र में होता है, राज्य में भी उसका काम होता है। विकेंद्रित नियोजन रहा भारत में। तो बेसिकली आपने जो परिभाषा दिया वो सही है कि केंद्रित नियोजन का एक ऐसा टाइप है जहाँ पे नियोजन से रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ हैं, नियोजन से संबंधित तमाम शक्तियाँ किसी एक संस्था या किसी एक बॉडी में निहित होती है। सारे निर्णय उसी के होते हैं, वही अनुमान लगाएगा अपने आय का, वही अनुमान लगाएगा समस्याओं का या जो काम करना है उसका, और फिर उसी है जो प्लानिंग तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये होता है सेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में कई लेवल होंगे, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में एक ही जगह से सारा निर्णय नहीं होगा। तो ये परिभाषा तो सिंपल यही है, लेकिन भारत की अगर अब ये समझने वाली बात जो है या गौर करने वाली बात यह है कि भारत में जो प्लानिंग अपनाया गया शुरू में वो सेंट्रलाइज प्लानिंग था, केंद्रीकृत नियोजन था। केंद्रीकृत नियोजन इसलिए था कि नियोजन से जुड़ी हुई तमाम शक्तियां एक संस्था में निहित कर दी गई और यहाँ पे पावर का कोई डिस्ट्रीब्यूशन या जिम्मेवारियों का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ योजना आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन सबको पता है। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन होता है, 1951 से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती। अब ये प्लानिंग कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज प्लानिंग को दर्शाता है। उसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, एक उपाध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, अन्य कई सदस्य जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के पदेन सदस्य, राज्यों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, संसाधनों पे इसका नियंत्रण, योजना बनाने में 5 ईयर प्लान बनाने में पूरी इसकी भूमिका, इम्प्लीमेंटेशन में पूरी इसकी भूमिका। तो सेंट्रलाइज इसलिए था। अब चूंकि भारत एक संघीय शासन वाला देश है, तो संघीय शासन वाले देश में 2 स्तर की सरकार है, सबको पता है। एक केंद्र की सरकार है, दूसरा राज्य की सरकार। तो डिसेंट्रलाइज तो तभी ना होगा जबकि कुछ पावर वहाँ हो और कुछ पावर यहाँ हो, तब डिसेंट्रलाइज हो जाए। उसमें भी अब तो और 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के बाद एक और ढांचा आ गया, लोकल बॉडी गवर्नमेंट है। तो स्थानीय शासन लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, तो उसकी भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन एक्चुअल में उसमें कहीं डिसेंट्रलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा गया। केंद्रित शक्तियां दी गई और ये केंद्रित तरीके से काम करता रहा। बाद में इस चीज़ की आलोचना हुई, कई प्रयास हुए और अल्टीमेटली भारत में भी विकेंद्रित नियोजन के लिए प्रयास किए गए। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए आपने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया, वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन था। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी हमने कई प्रयास किए और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को अपनाने का कोशिश की। अभी आप देखेंगे कि योजना आयोग का विघटन और नीति आयोग की स्थापना कहीं ना कहीं इसी दिशा में किया गया प्रयास है। ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को अपनाने के लिए ही किया गया प्रयास। तो अब हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के फेज में हैं, लेकिन इससे पहले जो रहा भारत में वो क्या था? सेंट्रलाइज। समझ में आ गई बात? तो केंद्रित नियोजन और विकेंद्रित नियोजन 2 तरह की चीजें होती है।
और जो विविधतापूर्ण देश है, बड़ा देश है, वहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि भारत की समस्याएं अलग अलग है, एक विशाल देश है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो यहाँ पे एक रूप प्लान बना करके और आर्थिक विकास करना ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ के लिए बेहतर है कि आप विकेंद्रित नियोजन को अपना। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है। उसके बाद हम बात करें तो एक और आधार पे इसको देखा जाता है, वो है नेशनल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। हाँ, क्षेत्रीय नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन, ऐसे भी इसको बांट सकते हैं। तो रीजनल प्लानिंग और नेशनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग में होता है कि किसी एक खास रीजन को यूनिट मान करके और वहाँ के लिए प्लान तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत एक देश है, कई सारे राज्य हैं, किसी एक राज्य को यूनिट मान लीजिए, या राज्य को भी ना मानना है, किसी एक खास रीजन को यूनिट मान लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ने वाले रीजन क्षेत्र को समझते होंगे। क्षेत्र को जरूरी नहीं है कि राज्य हो, दो राज्य मिलाकर के भी एक क्षेत्र हो सकता है और एक राज्य में भी कई क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भौगोलिक सिमिलर, ज्योग्राफिकल सिमिलरिटी को शो करता है मूलतः क्षेत्र का जब कॉन्सेप्ट आता है। तो एक खास क्षेत्र को हम अगर पिक करें और उसके लिए प्लानिंग तैयार करें, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, तो इस तरह का प्लानिंग क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग हो। जैसे हमने चर्चा किया था कि टेनेंसी वैली कॉरपोरेशन अमेरिका में अपनाया गया था, ये क्या था? एक रीजनल प्लानिंग का एग्जाम्पल था। तो दुनिया में सबसे पहली बार अगर प्लानिंग का नज़ारा कहीं दिखा तो इसी टीबीसी में दिखा था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे प्लानिंग को अपनाने वाला देश था यूएसएसआर। अमेरिका राष्ट्रीय स्तर प्लानिंग अपना भी नहीं सकता था क्योंकि वो पूंजीवादी देश था। तो रीजनल प्लानिंग ये होता है। और नेशनल प्लानिंग होता है कि हम पूरे नेशन को, पूरे देश को एक यूनिट मान करके और उसके हिसाब से नीतियां बनाते हैं और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय प्लानिंग, राष्ट्रीय नियोजन। भारत का जहाँ तक सवाल है तो हम दोनों को लेकर के चलते हैं। भारत में कई सारे रीजनल प्लानिंग के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे और कई सारे क्या, नेशनल प्लानिंग तो चलता ही है। 12 जो आपने पंचवर्षीय योजनाएं देखी वो सब क्या था? राष्ट्रीय प्लानिंग का ही उद्देश्य था। लेकिन भारत में भी टीबीसी की जगह पे डीबीसी, ये क्या है? रीजनल प्लानिंग। कई सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लागू की गई और खास क्षेत्र के विकास का प्रयास किया गया, क्या था ये? रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल प्लानिंग और नेशनल प्लानिंग दोनों रहा है। कई बार रीजनल प्लानिंग जो है वो राष्ट्रीय प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, यानी उसके एक पार्ट के रूप में इसको अपनाया जा सकता है, और कई बार इसको एक स्वतंत्र तरीके से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए हम किसी खास रीजन को लेकर प्लान कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर का जो प्लान है उसी का हिस्सा है वो खास रीजन को विकसित करना, तो ये राष्ट्रीय प्लानिंग के हिस्सा के रूप में चल रहा है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे कोई प्लान नहीं है, केवल उस क्षेत्र के विकास के लिए प्लान है, तब वो क्या होगा? स्वायत्त रूप से रीजनल प्लानिंग को अपनाना। तो दोनों हो सकता है। तो भारत में क्षेत्रीय प्लानिंग की भूमिका को लेकर प्रश्न विगत वर्ष में पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रीय प्लानिंग कब अपनाया गया, कैसे अपनाया गया, क्या भूमिका है भारत में क्षेत्रीय प्लानिंग की। जैसे केंद्रित और विकेंद्रित को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, उसी तरह से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय को लेकर के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना, ये दोनों पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करें तो भारत में जो नियोजन का जो तरीका रहा या इम्प्लीमेंटेशन की जो पद्धति रही, उस पर हम लोग आ जाएं। जैसे प्लानिंग कमीशन की बात अभी हम लोगों ने की, तो हमने अभी कहा ही कि भारत में जो नियोजन की शुरुआत होती है वो कैसी होती है? केंद्रित नियोजन के रूप में। और इसी केंद्रित नियोजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको चलाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की जाती है। योजना आयोग का स्ट्रक्चर भी हमने अभी बताया कि इसके पदेन अध्यक्ष
और एक उपाध्यक्ष होते थे जो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और कुछ केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों को पदेन सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जाता था। इस तरह से एक तरह से केंद्रित तरीका था जहाँ पे राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। शुरू से ही राज्यों का इस पर विरोध रहा। भारत में अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो केंद्र राज्य संबंधों में टकराव पे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में टकराव के क्या बिंदु रहे, या टकराव के क्या कारण रहे, या केंद्र राज्य संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता। तो केंद्र राज्य संबंधों को अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद से ही हमारे यहाँ केंद्र राज्य के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे। यद्यपि हमारा संविधान संघीय शासन की बात करता है, 2 स्तर की सरकार। संघीय शासन की सबसे मूल विशेषता क्या है? 2 स्तर की सरकार, केंद्र की और राज्य की। अब ये दोनों सरकार एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, दोनों को संविधान से शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि राज्य की सरकार केंद्र की मर्जी पे है या उसकी मर्जी पे है, नहीं। राज्य सरकार को भी संविधान से शक्तियां दी गई है और उस शक्तियां का उपयोग करते हुए राज्य सरकार काम करती है, उसी तरह से केंद्र सरकार को भी दी गई। तो यहाँ पे एक परिकल्पना की गई थी कि केंद्र और राज्य के बीच में संतुलन और कोऑर्डिनेशन होगा और इस तरीके से हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्था और शासन को चला सकेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे कई कारण ये थे कि हमारे यहाँ या हमारे संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई, केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया, जानबूझकर बनाया गया। उसके पीछे एक मकसद था और वो मकसद था देश की इंटीग्रिटी को बना के रखना। देश की इंटीग्रिटी को ज़्यादा महत्व दिया गया, इसलिए एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि केंद्र हमेशा राज्यों पर हावी रहा और इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम दिखाई दिया आर्थिक विकास को लेकर के। तो केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे और राजनीतिक रूप से भी कई बार टकराव दिखा। जैसे केंद्र में अगर किसी पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है तो सरकार बदल दो। ये प्रवृत्ति कांग्रेस के समय से ही शुरू हुई, ये नहीं आज की है। उस समय जब भी कोई गैर कांग्रेसी दल की सरकार होती थी किसी राज्य में तो वो वहाँ पे किसी न किसी तरीके से सरकार को बदल दिया जाता था। कुछ नहीं हुआ तो 356 लगा दो, वो भी नहीं हुआ तो आप तोड़ लो कुछ विधायक को। उस समय तो दल बदल कानून भी नहीं था। तो ये चीज़ें हुई और आज भी ये हो रहा है। तो ये वहाँ तो राजनीतिक टकराव भी दिखाई दिया। और अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो हमेशा जो गैर सत्ताधारी पार्टी की सरकार अगर किसी राज्य में होती थी, यानी दिल्ली में दूसरी सरकार है और यहाँ राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे आर्थिक भेदभाव ये होता था कि राज्य मद में कम आवंटन किया जाता था। जैसे योजना साइज वहाँ निर्धारित होता है। 5 साल में मान लीजिए कि 5 ईयर प्लान बना तो 5 साल में हमको मान लीजिए 10,000 करोड़ खर्चा करना है। तो 10,000 करोड़ खर्चा करना है तो हर राज्य का है जो योजना साइज नीति योजना आयोग तय करता था वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके। लेकिन अगर आप विपरीत पार्टी की सरकार है तो वो कम कर दिया जाती थी राशि, या समय पे नहीं दिया गया। कई बार अनुदान देती है केंद्र सरकार, राज्यों को जरूरत होता है तो इसके अतिरिक्त अनुदान मिलता है। बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो केंद्र राज्यों को अनुदान देती है, तो वो अनुदान भी नहीं दिया। तो केंद्र के पास चूंकि रिसोर्स ज़्यादा है, पैसा का स्रोत किसके पास है? केंद्र के पास है। राज्यों के पास रिसोर्स काफ़ी कम है, टैक्स लगाने का अधिकार काफ़ी कम है, अन्य रिसोर्स काफ़ी कम है। तो हमेशा राज्य जो है वो केंद्र पे आश्रित होता है। आर्थिक मामले में हमेशा राज्य जो है वो केंद्र की पर आश्रित रहता है और केंद्र जो है वो हमेशा इसका गलत फायदा उठाया और भेदभाव होता रहा। इसलिए हमेशा से ये रहा कि राज्यों की शिकायत रही कि योजना आयोग का जो ढांचा है वो संघीय ढांचे के अनुकूल नहीं है और ये कहीं ना कहीं संघ की तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की एक एजेंसी बन के रह गई है। तो हमेशा वो चीज़ चलता रहा। इसको एड्रेस करने के लिए कोशिश की गई, आपको राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करके एनडीसी की स्थापना की गई 1952 में, जिसमें यह कहा गया कि हर राज्य के मुख्यमंत्री उसमें पदेन सदस्य होंगे और इसको कहा गया कि अंतिम अप्रूवल 5 ईयर प्लान का ये देगा।
ताकि राज्य को अपनी कुछ जो समस्याएं हैं वो वहाँ पे रख सके। लेकिन एक्चुअल में बस एक दिखावा था, ये दिखावा जैसा ही रहा, हाथी का दांत की तरह। एनडीसी की कोई मजबूत भूमिका रही नहीं, बस मुख्यमंत्री गए और हाँ हाँ करके चल आए, सारा चीज़ तैयार है, ड्राफ्ट साइन कर दीजिए, है ना। तो सिग्नेचर करने से ज़्यादा कोई भूमिका मुख्यमंत्रियों की रही नहीं, तो वो भी कमज़ोर संस्था बन के रह गई। कुल मिला जुला करके प्लानिंग कमीशन जो है एक मजबूत केंद्रीकृत संस्था के रूप में कार्य करता रहा, और उसको लेकर के राज्यों का विरोध बना रहा, राज्यों के साथ भेदभाव की समस्याएं बनी रही, इसको लेकर के शिकायतें होती रही, और इसी तरीके से ये आर्थिक नियोजन का दौर आगे बढ़ता रहा। ओवरऑल बात हुई कि अब इसको भाई जब 1990-80 का दशक आया तो डिसेंट्रलाइजेशन की मांग उठी बड़े ज़ोर शोर से। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमने कानून बना दिया 1993 में, लोकल बॉडी गवर्नमेंट की स्थापना हो गई। तो बात हुई कि आर्थिक विकेंद्रीकरण को भी मजबूत किया जाए। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए कई प्रयास हुए, और उसी प्रयास में विकेंद्रित नियोजन को अपनाने का प्रयास किया गया। विकेंद्रित नियोजन में ये हुआ कि न सिर्फ सेंट्रल लेवल पे एजेंसी होगी, बल्कि राज्य स्तर पे भी राज्य नियोजन बोर्ड होगा, और जिला स्तर पे भी जिला नियोजन समितियां होगी, और वो अपने स्तर से समस्याओं का आकलन करके और योजना बनाएगी और विकास के कार्यों को क्रियान्वित करेगी। तो ये छठी 5 ईयर प्लान से ये चीज़ें आगे आई, लेकिन वास्तव में इसका भी कोई मजबूत ढांचा विकसित नहीं हो सकता। कहने के लिए सब हो गया, राज्य नियोजन बोर्ड भी है, जिला नियोजन समिति भी है, लेकिन उसकी कोई व्यावहारिक या वास्तविक भूमिका नहीं है। जैसे था वैसे ही लगभग चलता रहा। तो जब इधर नई सरकार मोदी जी आए तो इन्होंने कहा कि तो ऐसे होगा नहीं, अब इसको बदल ही दो, योजना आयोग को ख़त्म कर दो, उसके जगह पे एक नई संस्था ला दो, तब ये शायद हो जाए। तो उन्होंने इस रूप में प्रयास किया, योजना आयोग को भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। कहा उन्होंने कि इसको नया मकान को काट छांट के बनाना ज़्यादा मुश्किल है, उसको नया मकान बना देना आसान है, पुराना को काट छांट बनाना मुश्किल, तो एक नया ही उन्होंने कर दिया। ठीक, तो इसलिए वो आर्थिक नियोजन को विकेंद्रीकृत करने का ही एक प्रयास था, नीति आयोग की स्थापना। इस रूप में हम विकेंद्रित नियोजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल कई सारे हैं कि क्या पहले वाला जो तरीका था वो सही में गलत था, इसलिए हम लोग इतना विकास नहीं कर पाए। क्या जो नया तरीका है वो सक्सेसफुल होगा, या अब तो टाइम हो गया 5-6 साल, तो कितना सफल रहा 5-6 साल में, ये भी देखेंगे ना आप। क्या ऐसी समस्या थी या क्या ऐसी चुनौतियां थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। इसके आने से हमारे यहाँ के नियोजन की प्रवृत्ति में क्या बदलाव आ गया, वास्तव में क्या बदलाव देखते हैं प्लानिंग कमीशन के जाने और नीति आयोग के आने के बाद, क्या ठोस बदलाव आपको दिखता है वो बताना है। तो यहाँ से जुड़े हुए कई सारे पहलू हैं, और मेरा जो अनुमान है कि अभी भी नीति आयोग पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर हम सही हों तो आप लोग करेक्ट कर लें कि नीति आयोग पे अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। 5 साल स्थापित हुए हो गया, जबकि नीति आयोग पे प्रश्न हम लोग संभावित मान के चल रहे हैं 60-62 से ही। तो ये अभी भी ड्यूज है, कभी भी ये प्रश्न आ जाएगा। तो अगर हम लोग प्लानिंग से सोचते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न सोच सकते हैं, क्योंकि 2-3 प्रश्न जो एक्सपेक्टेड थे यहाँ से वो सब पूछा। 62 से लेकर के 65 तक में सारा प्रश्न आ गया। जैसे हमने कहा ना कि आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों की समीक्षा, ये 62 में सीधे सीधे ये प्रश्न करवाया हुआ था, और एकदम सीधे सीधे हूबहू प्रश्न ये 64वीं में पूछा। विकेंद्रित नियोजन पे प्रश्न मैंने करवाया था 62वीं में, विकेंद्रित नियोजन उसी समय पूछ दिया। तो अभी यहाँ से आएगा तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये एरिया या ये कॉर्नर अभी टच नहीं हुआ है,
नीति आयोग और भारत में नियोजन की प्रवृत्तियों को जोड़ते हुए कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको इस एंगल को देखेंगे, है ना। और बाकी चीज़ें तो आज यहीं पे छोड़ देते हैं, अगला क्लास है।